इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ संबित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पात्रा साहब, स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। विष्णु प्रकाश जी, भारत के पूर्व राजनयिक। विष्णु प्रकाश जी, स्वागत है। और तारिक फतेह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने ऑथर हैं। फतेह साहब, आपका भी स्वागत है। और बाकी दो मेहमान बस ज्वाइन करने वाले हैं। अब्दुल समद याकूब, इमरान खान की पार्टी के नेता, और हामिद अल मशरकी, एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर पकड़ रखते हैं। मैं पात्रा साहब आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आज ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता मोदी जी कर रहे थे और उन्होंने खुलकर कहा कि अब ब्रिक्स को काम करना पड़ेगा काउंटर टेररिज्म को लेकर के मिलकर। और उसके बाद जो राष्ट्रपति पुतिन ने खुलकर के कहा कि अफगानिस्तान को आतंक की जड़ बनने से हमें रोकना होगा और वहां आतंक फैलेगा तो पूरी दुनिया, आसपास के मुल्कों को उससे खतरा पैदा होगा। इन दोनों बातों को जोड़कर देखें तो बहुत से लोग ये कह रहे थे कि भारत अकेला पड़ गया है अफगानिस्तान के मामले में। आज भी भारत और रूस के सुर एक जैसे हैं। देखिए सौरभ भाई, जहां तक ब्रिक्स समिट का विषय है, अभी तो जो हमने सुना माननीय प्रधानमंत्री जी को और बाकी देश के राष्ट्राध्यक्षों को, ये ओपनिंग स्टेटमेंट्स थे। स्वाभाविक है जब ये फुल स्टेटमेंट्स और फुल स्पीच आएगा सामने तो इसको हम बृहत्तता के साथ और विस्तार के साथ सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। सारे विषयों पर गहन चिंतन अवश्य होगा। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। जहां तक काउंटर टेररिज्म का विषय है, हमेशा ही भारत इसमें नेतृत्व करता रहा है। और खास करके 2014 के बाद, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बागडोर को संभाल रहे हैं, यूएन में और बाकी जितने भी मल्टीलैटरल टॉक्स इत्यादि रहे हैं, सभी में उनका काउंटर टेररिज्म को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। पूरे विश्व को उन्होंने इसमें दिग्दर्शन भी दिया है और यूनाइटेड नेशन में भी एक विषय उन्होंने रखा है कि जो डेफिनेशन है टेररिज्म का, इसको जल्दी से जल्दी साझा किया जाए, जल्दी से जल्दी इस पे एक डेफिनेशन गढ़ा जाए ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन टेररिज्म को लेके रहे ना। देखिए, जहां तक रशिया का सवाल था, पुतिन साहब ने अफगानिस्तान के विषय को उठाया। भारत ने भी यूएनएससी में अफगानिस्तान के इस विषय को कि अफगानिस्तान की भूमि टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और जैसे पाकिस्तान का रोल रहा है एलएटी और जैश ए मोहम्मद को लेके, जेईएम को लेके, इन सभी विषयों पे भारत ने भी अपने मनसा को यूएनएससी में उजागर किया था। जयशंकर जी ने खुद इस विषय को रखा था। तो आज हमें लगता है कि रशिया हो चाहे भारत हो, हम सब एक पेज पर हैं। और मैं इतना बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, आतंकवाद को लेकर पूरे विश्व के अधिकांश देश एक पेज पे होंगे। कोई भी नहीं चाहेगा कि आतंकवाद किसी भी सरजमीन से पनप करके वो पूरे विश्व में फैले। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि आतंकवादी गतिविधि कहीं भी क्यों ना हो, अंततोगत्वा उसके फुटप्रिंट्स ओरिजिनेट होते हैं तो वो पाकिस्तान से होते हैं। और जो हमने आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को भी देखा, अभी वो काबुल में थे, जिस प्रकार से वो लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं हक्कानी नेटवर्क को, कहीं ना कहीं ये अंदेशा तो पूरे विश्व में है ही कि हक्कानी नेटवर्क जो यूएन और यूएस दोनों में ही प्रोस्क्राइब टेरर ग्रुप के रूप में देखा जाता है, उसको लेजिटिमाइज करके पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। ये विषय तो है ही। या बिल्कुल ठीक। और जनरल फैज हमीद को उस वक्त ये कहा गया कि उन्होंने अफगानिस्तान में सरकार कायम करने में बड़ी अहम भूमिका अदा की है। तो उस भूमिका का नतीजा ये है कि 33 मंत्री बने, उसमें से 17 या तो सैंक्शनड हैं या वो ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर्ड हैं। हमारे साथ अब हामिद अल मशरकी साहब जुड़ गए। हामिद साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और अभी आपने सुना होगा, हमारे रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा जी, उन्होंने जो ब्रिक्स समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन ने जो बातें कही हैं दहशतगर्दी को लेकर के, उस पर उनका कमेंट है कि हम अफगानिस्तान की बात तो करते हैं लेकिन पाकिस्तान के बिना आतंकवाद की बात हो नहीं सकती, उसके फुटप्रिंट तो पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। सौरभ, थैंक यू वेरी मच। देखें, बात यह है कि जब आतंकवाद के लिए हम बात करते हैं अफगानिस्तान की सॉइल यूज होने की, तो पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा शिकार रहा, टीटीपी की शक्ल में, इंडियन प्रॉक्सीज की शक्ल में, जो कि पाकिस्तान में पिछले 20 साल से दहशतगर्दी फैला रही थी, आतंकवाद फैला रही थी। हमारी 70,000 जानें गई हैं आतंकवाद से लड़ते लड़ते। आज हमने
पाकिस्तान ने अगर वहां पर अमन बहाल करने में मदद की है तो दुनिया इसको अप्रिशिएट करेगी। अभी ब्रिक्स का आप कंक्लूसिव स्टेटमेंट आने दें, आप चाइना का स्टेटमेंट आने दें। देखें, बात यह है कि अब वक्त आ गया है, आप ब्लेम गेम नहीं कर सकते, आपको रियलिटी फेस करनी है। हम ये समझते हैं कि आज इस वक्त जो कुछ पंजशेर में इंडिया कर रहा है और इंडिया जिस तरह वहां पर सिविल वॉर कराने की कोशिश कर रहा है, दुनिया उसको, इंडिया को भी अकाउंटेबल करेगी उसके लिए कि इंडिया उसका हिसाब दे। दूसरी जानिब अगर देखें आप सौरभ, तो सिचुएशन ये है कि इंडिया जो है वो, मैं ये समझता हूं कि चाय की वो जो कप, जो क्या कहते हैं, स्टॉर्म इन द कप ऑफ टी, यानी चाय की प्याली में तूफान बर्पा करना चाह रहा है। तो ऐसा नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि दुनिया की सारी जो ताकतें हैं वो मिलकर अफगानिस्तान में पीसफुल प्रोसेस के लिए काम करें, अफगानिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए। आप या मैं, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, हम सब खित्ते में अमन चाहते हैं और अमन किसी को ब्लेम करने से नहीं आएगा। नहीं, चले ठीक, मैं कोई ब्लेम, आपने कहा ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, और वैसे भी हर बार प्रोग्राम पर हम हो, आप हो, एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगाए, कोई फायदा भी नहीं है, वही बातें रिपीट होती हैं। लेकिन आपने कहा कि हकीकत पे बात होनी चाहिए। तो सर, अफगानिस्तान के साथ तो आपकी सीमा लगती है। अब हक्कानी नेटवर्क का चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी, जिसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम है, वहां होम मिनिस्टर बन गया, और आपने कहा कि आपने वहां पर बड़ी भूमिका अदा की है, तो फिर तो ये आपसे ही पूछा जाएगा कि आप उसको आतंकवादी नहीं मानते। फिर आपने कहा पंजशीर में वहां पर तजाकिस्तान के साथ भारत की सीमा तो लगती नहीं है। पंजशीर में आरोप वो ये लगा रहे हैं, इल्जाम है आपकी फौज पर, आपकी एयरफोर्स पर, कि आप वहां बम गिरा रहे हैं, आपकी ISI लीड कर रही है। मैं जवाब देता हूं दोनों का। आपने बात की, देखें, अमेरिका खुद इन तालिबान से मुज़ाकरात करता रहा, दोहा में, कतर में, सब जगह। अमेरिका ने खुद इन सब तालिबान को लेजिटिमाइज किया। आखिरी दिन सलामती काउंसिल के इजलास में इंडिया की प्रेसिडेंसी में कहा गया कि तालिबान आर नॉट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एनी मोर। पंजशीर की बात करें तो ताजिकिस्तान, ये कहां कहा गया? एक सेकंड, ये कहां कहा गया? एक सेकंड, मैं आपको दिखा दूंगा। इंडिया के जो एम्बेसडर हैं ताजिकिस्तान में सौरभ, उन्होंने खुद एतराफ किया है, मैं आपको प्रिंट भेज दूंगा, जिसमें उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो खुफिया तौर पर एमुनेशन एंड वेपन जो है वो पंजशेर में जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसको पहुंचा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ। अब मैं देखिए, मैं आपको हामिद साहब, आप अच्छा, आप आज दिखाइएगा, लेकिन ये बातें भारत का एम्बेसडर, सर देखें, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, मैं अनसब्सटेंशिएटेड चीज जो है वो ऑनर नहीं जाने दे सकता। आप मुझे दिखा देंगे इसका, आप मुझे सब प्रूफ दिखा देंगे, मैं दिखाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि इंडियन एम्बेसडर पाकिस्तान को जो बता रहा है वो हमें नहीं पता, और वो आपको बता रहे हैं ये बातें कि हम एम्यूनिशन दे रहे हैं। आपको ये मालूम है कि इंडिया ने कह दिया कि तालिबान अब आतंकवादी नहीं है, हमें तो नहीं पता ये बात कि इंडिया ने कही है। पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू दिया है, आप दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए इंटरव्यू, आप दिखा देता हूं। ठीक है, ठीक है। मैं एक बार जरा विष्णु प्रकाश जी को लाना चाहता हूं चर्चा के अंदर, क्योंकि आपने जो है अभी जो बातें उठाई हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ी हुई हैं, बहुत सीनियर हमारे डिप्लोमेट रहे हैं। विष्णु प्रकाश जी, पहले तो मैं हामिद साहब की तारीफ करूंगा। इनकी जो सोच, इनकी जो इमेजिनेशन है, ये बहुत बहुत बड़ी इमेजिनेशन है। कहां कहां से निकाल के लाते हैं, क्योंकि मैंने भी UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पढ़े हैं। मैंने तो कहीं नहीं सुना कि, कहीं देखा नहीं कि उन्होंने कहा हो कि तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जाहिर है मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता होगा। अब जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए हामिद साहब, मैंने बड़ी तवज्जो से आपकी बात सुनी, अब थोड़ा सा मुझे भी बोल लेने दीजिए। हाँ, और ये जो अब कह रहे हैं कि उन्होंने एम्बेसडर ने ये कहा, वो कहा, वो अगर ये कुछ भी दिखा सकें तो मैं आपके चैनल पे दोबारा आके इनको बोलूंगा कि ये ठीक थे, मैं गलत था। पाकिस्तान का तो पाकिस्तान की मन घड़ंत चीजें तो ऐसी हैं कि किसी जमाने में ये कहा करते थे कि हमारे 40 कॉन्सुलेट्स हैं अफगानिस्तान में, तो ये ढूंढने निकल गए 40। फिर इन्होंने हमको 50% कंसेशन दिया कि साहब 20 हैं, 20 भी नहीं मिले। तो अब ये क्या, और देखिए दुनिया भर में पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ये आतंकवाद फैलाते हैं। शायद दुनिया वाले झूठ बोलते होंगे, क्योंकि दुनिया तो झूठी है ही है, पाकिस्तान तो सच्चा मुल्क है। और जो हामिद साहब गए हैं, क्यों गए थे? क्योंकि 5 दिन से लगातार उनके तालिबान की आपस में मुठभेड़, उनका रेजोल्यूशन नहीं हो रहा, और तब वो गए कि किसी तरह सुलझ सफाई की जाए। और साहब क्या इंक्लूसिव सरकार बनाई है उन्होंने, क्या इंक्लूसिव सरकार बनाई है। जो सब UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे उनको भर्ती कर लिया,
जो ISI की विशेष थी उनको इंक्लूड कर लिया, तो जरूर इंक्लूसिव है, पर इनकी जो परिभाषा इंक्लूसिव की वो दुनिया से थोड़ी सी अलग है। और ये जो कहते हैं कि इन्होंने ये दहशतगर्द के शिकार हैं, तो इसलिए हैं कि इन्होंने सांप अपने बगीचे में पाले हुए हैं जी। तो जब ये सांप अपने बगीचे में पालेंगे तो इनको भी डसेंगे, पर ये जब तक मानेंगे। मैं आपके पास आऊंगा जी, लेकिन वैसे साहब अभी आपने जो बात कही कि वहां क्या इंक्लूसिव सरकार बनी है, वादे तो बड़े सारे थे, एथनिक माइनॉरिटीज भी उसके अंदर होंगी, उसके अंदर शिया भी होंगे, अब आप हिंदू सिख तो भूल जाइए। ये भी कहा गया था कि महिलाओं को भी पॉलिटिकली एक्टिव रहने की इजाजत दी जाएगी, तो हमने देख लिया क्या सरकार बनी है तारिक फतेह साहब। लेकिन अगर एक बार हकीकत की जमीन पर आकर बात करें तो वहां सरकार तो ऐसी ही बनी ना जैसी पाकिस्तान चाहता था, तो इस लिहाज से तो ये कामयाब हुए वहां पे। जब पाकिस्तान ने तालिबान बना ली तो पाकिस्तान सरकार नहीं बनाएगा। पाकिस्तान ने तो अपना पूरा जो उनका एजेंडा है एक अफगानिस्तान को हड़प करने का, इन्वेड करके ऑक्यूपाई करने का, वो वैसे ही किया है जैसे उन्होंने दूसरे एरिया में कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि 70,000 मर गए। अपने लोगों को मारने में पाकिस्तान ने कभी कमी नहीं रखी है। ढाका से ये तो पुराना रिवाज है, 47 में मारे अपने लोग, उन्होंने ढाका में 10 मिलियन मार दिए। ये वो उर्दू बोलने वाले पंजाबियों का माफिया जो है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, इनका काम ही ये है। और ये वो गजवा हिंद के उस चक्कर में चले जा रहे हैं। इनके उठने बैठने जिंदा रहने का मकसद ही ये है कि किसी तरह ये रोज़े क़यामत की तरफ कर लें। अरे एक सेकंड भाई, आप अपना अखबार ढूंढिए जाके जहां वो इंटरव्यू था, काफी टाइम आपके पास है, ढूंढ लीजिए जाके। जब तक पाकिस्तान जिंदा है और रहेगा उस वक्त तक वो उस इलाके का खून बहाएगा, क्योंकि उसका मकसद बनाने का मोहम्मद अली जिन्ना साहब से लेके आज तक यही था कि खून बहाओ, चैन की जिंदगी कभी नहीं एक्सेप्ट करना। आपने 47 में देखा, आपने 71 में देखा, आप आज देख रहे हैं उनको कैसे उठा के मुसलमान किया जाता है, कैसे उन्हें रेप किया जाता है, कैसे पाकिस्तान की बच्चियों को वहां चीन के तवाइफों के अड्डों पे पहुंचाया जाता है। ये इनकी मेंटालिटी सिर्फ एक है, दे विश टू हैव दिस बिजार डोमिनेशन कि इंशाअल्लाह हम जनाब फिर बाबर की तरह आएंगे और दिल्ली पे काबिज होंगे और फिर देखिए एक मुसलमान 10 हिंदू को खा जाएगा। अरे तारिक साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान के बारे में ऐसा सोचते हो, चलिए ये तो कोई आदमी यकीन कर लेगा, लेकिन नहीं, ये मैं कह रहा हूं तारिक साहब, मैं समझना चाहता हूं आपसे, पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन, अफगानिस्तान एक इस्लामी मुल्क, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्यों कत्लेआम चाहेगा या चाहता है, और अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहे ये पाकिस्तान क्यों चाहेगा और क्यों चाहता है? ये हमारे अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों की तारीख रही है। हमने तो इमाम हुसैन का गला काट दिया, हमने तो उमैयदों का और अब्बासियों की जंग, हम तो आज भी यमन के अंदर एक दूसरे के गले काट रहे हैं। सीरिया में हमने 5 लाख मुसलमान के गले काट दिए। जब तक सियासत और मजहब को आप मिलाएंगे और ये कहेंगे कि दुनिया भर में सबसे सुपीरियर ए ग्रेड की जो धर्म है वो इस्लाम है और बाकी सबको मुसलमान बनना पड़ेगा या मरना पड़ेगा, ये ओपनली है। ये अपने तहरीर की ट्रांसलेशन कर लीजिए, आपके दियोबंद में है वो मदरसा जो अंग्रेज ने 1860 में बनाया था, 1857 के बाद वो मौजूद है जी। ठीक, वो जो आपका सोर्स है दुनिया भर में इस्लामिक टेरर का, वो तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ जी। ठीक, और आप ये समझिए कि उसके हिंदुस्तान में 50,000 मदरसे हैं जहां बच्चे को 2-3 साल की उम्र से रटाया जाता है, उसे अकल इस्तेमाल करने के लिए इजाजत नहीं है, उसका अलग कैटेगरी है। ठीक तारिक साहब, बच्चों को तालिबान आपके सामने, ठीक है, और वो देखिएगा आगे क्या होता है। सर हमारे साथ हामिद साहब हमारे साथ अब्दुल समद साहब भी है, वो भी इंतजार कर रहे हैं, मैं जरा उनको भी लाना चाहता हूँ। मैं आ जाऊंगा आपके पास सर, आ जाऊंगा।
एक कमेंट सारे मेहमानों का हो जाएगा, फिर मैं आ जाऊंगा। प्रोड्यूसर को एक व्हाट्सएप किया है, उन्हें कहें वो दिखा दे, द हिंदू की न्यूज़पेपर की, आपके अखबार हिंदू की फोटो मैंने खींच के भेजी है उस सफी एम्बेसडर के हवाले से। आई वुड रिक्वेस्ट यू काइंडली हैव अ लुक एंड शो टू एवरीबॉडी। अच्छा ठीक है सर, मैं मंगवा लेता हूं उसको। लेकिन अभी जो बातें हुई है मैं चाहूंगा जरा इस पर अब्दुल समद साहब भी रिएक्ट करें। जी, आज बात शुरू हुई थी ब्रिक्स सम्मेलन से अब्दुल साहब, और वहां पर टेररिज्म का जिक्र हुआ, खुलकर अफगानिस्तान का नाम लिया गया और ये कहा गया कि अफगान की जमीन जो है, अफगानी जमीन, वो बाकी मुल्कों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बार बार दुनिया को डर इसी बात का है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि आपको हमारे से क्या मसला है। यानी कि जब इंडिया को पाकिस्तान से कोई सबसे बड़ा इशू क्या है कि पाकिस्तान, वो इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान की सॉइल इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए इंडिया के अगेंस्ट, कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। ये जायज बातें हैं कि किसी भी दुनिया का कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ टेररिज्म की वहां पे कोई नर्सरी नहीं होनी चाहिए, सॉइल इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अब हमारा कंसर्न भी यही है और हम इस वक्त कंफर्टेबल पोजीशन में हैं क्योंकि हमारे खिलाफ जो अफगानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल हो रही थी वो अब बंद हो गई है। अब अगर हमारा कंसर्न, हम कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए और तालिबान आपको एश्योर कर रहे हैं कि ना तो उनकी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी ना ही इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होगी। अब इस क्लेम को हमारे लिए तो उनकी क्रेडिबिलिटी है कि हमने ऑन कर ली उनकी बात कि ठीक है जी हम मान गए। अब आपको थोड़ा सा उन पे जाहिर बात है कि आप तो उनको कहते ही दहशतगर्द हैं, हालांकि ब्रिक्स में जो रशिया हो गया, चाइना हो गया, वो उनको दहशतगर्द नहीं कहते। ठीक है सर, यूएन को तो आप भी मानते हैं, यूएन के सदस्य तो आप भी हैं, यूएन तो मानता है उनको। यूएन ने कितनों को सैंक्शन किया हुआ उनमें से? यूएन तो आज तक यूनिवर्सल कोई डेफिनेशन पे इत्तेफाक कर ही नहीं सके, टेररिज्म है क्या कर ही नहीं सके। अब तारिक फतेह साहब पाकिस्तानी सिटीजन है या एक्स पाकिस्तानी सिटीजन है, अब ये बलोचिस्तान को कहेंगे कि बलोची अगर कुछ उड़ता है तो ये कहेंगे कि ये इंसर्जेंट जो है ना फ्रीडम फाइटर है। मैं इनसे पूछूंगा, ये कहेंगे हक के लिए लड़े हैं, जबकि मैं कहूंगा बलोचिस्तान को आजाद मुल्क था, बलोचिस्तान आजाद मुल्क था। आपने मुझे बात कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि टेररिज्म, समझ आ रहा हूं बस, जब आप आगे तो यूएन अब्दुल साहब, मेरा एक बड़ा बुनियादी सवाल है आपसे। इस भूल जाइए कि आप नेता हैं, मैं जर्नलिस्ट हूं। मैं एक आम आदमी भी ये सवाल पूछ सकता है कि पूरी दुनिया जिसको आतंकवादी मानती है, पाकिस्तान उसको नहीं मानता। पूरी दुनिया एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ, इसकी कोई तो वजह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। देखें, जो ग्वांटानामो में जो कैद हुए थे वो 780 लोग थे टोटल, जिनको आपने 17 साल कैद रखा। अब वो बाकी बचे 34, वो बाकी सारे रिलीज कर दिए। ओनली 16 जो लोग थे, 16 लोग, उनको आपने कन्विक्ट किया, चार्ज किया अमेरिका ने। इसका मतलब ये हुआ कि जिनको दुनिया ने दहशतगर्द माना, दहशतगर्द जाना, आपने वहां पे एक कैदी है सैफुल्लाह प्राचा, 17 साल से कैद है, कन्विक्ट नहीं हुआ, चार्ज नहीं हुआ। सर, जो हुआ, जो अमेरिका ने जो किया, वो तो आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। वो अपनी जान छुड़ा के भागे हैं वहां से, और उन्होंने तो मुल्ला बरादर को छोड़ा, आपकी जेल से छुड़वाया उन्होंने, तो वो अपने देश से भी छोड़ रहे होंगे लोगों को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पात्रा साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आपकी बातों पर और हामिद साहब की बातों पर। संबित पात्रा। देखिए सौरभ जी, अभी मैं विष्णु जी की बात को भी सुन रहा था। विष्णु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप अगर अपने आंगन में, अपने बगीचे में सांप सपोले पालेंगे तो वो आपको भी डसेंगे। और देखिए, अफगानिस्तान की भूमि किसके खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होगा, इंडिया का तो जो होगा वो इंडिया डील कर लेगी। हम तो डेवलप्ड नेशन है, हम कर लेंगे। अभी टीटीपी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उसने किसको अटैक किया? अभी 7 दिन पहले इनके ही कुछ आर्मी के जवान मारे गए थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, वहां 2 मार गिराए। अभी 2 दिन पहले फिर अटैक हो गया है। ये रोज रोज जो बॉम्बिंग हो रहा है, ये टीटीपी किसको अटैक कर रही है? ये तो पाकिस्तान के ऊपर ही अटैक हो रहा है। ये जो पेशावर में स्कूल के बच्चों को मारा था, किसने मारा था? यही तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने मारा था। तो सांप सपोले आप पालते हैं, वही आपको अटैक करती है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, ये पाकिस्तान तो ये विश्व शांति, हम तो यहाँ शांति चाहते हैं, हम तो सबको एक, हम आतंकवाद समाप्त कर, ये भाषण तो ना दे कम से कम। ये आप सोचिए जरा, ओसामा बिन लादेन अभी कब्र से जग के आएगा और कहेगा कि मैं तो रिफॉर्म्ड ओसामा हूं, मैं ओसामा 2.0 हूं, और मैं चाहता हूं कि महिलाएं एजुकेशन लें, मैं चाहता हूं विश्व में शांति हो जाए। तो आप और मैं क्या डिबेट करेंगे ओसामा के साथ?
कतई डिबेट नहीं करेंगे। मैं आपको याद दिलाऊं, ये इमरान खान साहब पाकिस्तान के सीनेट में ओसामा बिन लादेन को शहीद बता चुके हैं साहब, मार्टर, शहीद, वो शहीद थे। और उसी लाइन पे जब अफगानिस्तान के एक पत्रकार ने आज से 1.5 महीने 2 महीने पहले ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी से पूछा कि इमरान खान ने तो शहीद बोला था, आप क्या ओसामा बिन लादेन को शहीद मानते हैं? आप सोचिए, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पहले तो चुप रहे, जवाब नहीं देते हैं। 4 बार फिर अफगानिस्तानी पत्रकार ने उनको प्रोब किया कि नहीं आप बताएं शहीद थे या नहीं थे, वो आतंकवादी थे या नहीं थे। सोचिए, पूरी दुनिया देख रही है इंटरव्यू को। कुरैशी साहब एमईए कहते हैं कि पास, लेट मी पास दिस क्वेश्चन। उन्होंने ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी तक नहीं माना, उन्होंने पास कर दिया इस क्वेश्चन को। अरे जिस देश में ओसामा बिन लादेन को शहीद माना जाता है, उस देश के हम 2 यहां पर नौजवानों को बैठा करके ये क्या उनसे हम विश्व शांति के बारे में सीख रहे हैं? ये वही देश है जिसके राष्ट्राध्यक्ष इमरान खान खुद जाकर के यूएस में कह चुके हैं 40,000 तंजीमें, आतंकी तंजीमें पाकिस्तान में मौजूद हैं अभी पूरे विश्व में। मुझे बता दीजिए, किसी देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जाके यूएस या यूएन में बोलता है कि मेरे कंट्री में 40,000 आतंकवादी ग्रुप्स हैं? ये तो इमरान खान बोल चुके हैं। और तो और यही इमरान खान एक इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि ये जो मुजाहिदीन था जो रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे अफगानिस्तान से, इसको ट्रेनिंग तो 80 के दशक में हम ही ने दिए, 80 के दशक में पाकिस्तान ने दिया है। आप बताइए, नहीं आप 2 मिनट या 5 मिनट लीजिएगा, मगर ये तो खुद आपके ही राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं, तो राष्ट्राध्यक्ष तो आपसे बड़े होंगे ना, वो खुद ही कह रहे ट्रेनिंग आपने दिया है। और परवेज मुशर्रफ 9 साल के आपके प्रेसिडेंट थे, वो कह रहे थे ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो, हक्कानी हमारा हीरो, लखवी हमारा हीरो। ये तो आपके हीरो हैं, और आप दोनों को बैठाकर हम यहां पर सुनेंगे कि विश्व शांति क्या होती है। चलिए ठीक है, एक जवाब देंगे जरा हामिद साहब। जी सौरभ, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप वो जरूर दिखाएं द हिंदू की जो मुझ तक पहुंचा नहीं हामिद साहब, मुझ तक पहुंचा नहीं। आपकी प्रोड्यूसर को मैंने भेजी है। अच्छा ठीक है, आपने बात तो मैं एथिकली चाहूंगा कि आप जरूर बोलिए, आप बोलिए। इंटरव्यू से कुछ नहीं बदलेगा, पूरा दुनिया देख चुका है कि आप क्या हैं, आपका मुल्क क्या है। देखिए, मैं तो खामोशी को छोड़िए अभी। आप जहां तक बात कर रहे हैं ना पाकिस्तान के, मैं ये कहता हूं कि जो कुछ हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी बायस और बड़ी ही गलत ट्रैक पे चल रहा है, जब वीडियो गेम्स के क्लिप्स काट कर दिखाए जा रहे हैं कि जी ये पंशेर में पाकिस्तान की एयरफोर्स अटैक कर रही है और ये हो रहा है, बाद में ट्विटर पे उसकी माफी मांगी जाती है, और मीडिया के अंदर इतनी एथिकल जिसको कहते हैं मोरालिटी नहीं है कि वो उसी प्लेटफॉर्म पे उसकी माफी मांगे। मैं आपको कहूं कि मैं आपसे भाई इतना अर्ज करूंगा हामिद साहब, ये बात आपको अगर वो चैनल बुलाए तो आप उनके चैनल पे जाके बोलिएगा। मेरे चैनल ने ऐसा नहीं किया तो मैं किसी और के लिए तो जवाब दे नहीं हूं। आप अपनी बात कहिए। मैं एथिकल बात कर रहा हूं, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आपने नहीं दिखाया तो आई अप्रिशिएट योर। नहीं, हमने अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की बात जरूर बताई कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की फौज लीड कर रही है। पंजशीर जो हमला हो रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है। बिल्कुल, अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद किसकी जुबान बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, मुझे आपको या किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं ये समझता हूं किसकी जुबान बोलते, मैं ये समझता हूं कि वो हर वो चीज को कर रहे हैं जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है। हम पाकिस्तान सिर्फ एक बात समझा रहे हैं कि अब अफगानिस्तान को हम इंडियन प्रॉक्सीज नहीं यूज कर सकेंगी, इंडिया प्लेग्राउंड नहीं बना सकेगा। पाकिस्तान ने ये बात इंश्योर कर ली है और पाकिस्तान इस बात को अच्छा, मुझे एक बात रखेगा। हामिद साहब मैं अच्छा एक बात एक बहस और कर लेते हैं। आप उनके पड़ोसी मुल्क हैं, आपकी सबसे लंबी सरहद उनके साथ लगती है। आप मुझे बताइए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए क्या किया पिछले 20 साल का ही बता दीजिए। मैं आपको बताऊं, $3 ट्रिलियन अमेरिका ने ड्रेन आउट किया। ठीक हो गया जी। क्या पाकिस्तान ने
$3 ट्रिलियन अमेरिका ने अपना जाया कर दिया, अपने ही मुल्क में उसको वापस ले गए अपनी जो कंपनीज के जरिए। और अफगानिस्तान, ये तो अमेरिका का पैसा था, मैं तो आपके पैसे की बात कर रहा हूं। मैं अगली बात कर रहा हूं। डेवलपमेंट के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा धोखा अफगानिस्तान के साथ अमेरिका ने किया। हम आज भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर फूड और एवरीथिंग सप्लाईज आज भी जा रही हैं, पाकिस्तान फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहा है। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं 20 साल में आपने अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए क्या किया? आप कह रहे हैं कि आप वहां लोगों को खाना खिला रहे हैं, आप कह रहे हैं आप वहां लोगों को खाना खिला रहे हैं। आप मेरी बात सुन लें, आपकी जिम्मेदारी थी, आपको बनाने चाहिए थे स्कूल, आप बनाते सड़कें, आप बनाते डैम, आप बनाते स्टेडियम, आप बनाते पार्लियामेंट। किसने बनाई? हमने। अच्छा, ये बनाएंगे पार्लियामेंट क्या? सौरभ भाई आप कैसे मजाक कर रहे हो? आपके 400 पैसे कमाने पड़ रहे हैं, आप भी ऐसी बातें कर रहे हो। टू सैंडविच पाकिस्तान फ्रॉम ईस्टर्न बॉर्डर्स एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स। आपके मोटिव्स जो वहां 400 प्रोजेक्ट्स के थे वो और थे, और वो कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, वो गॉड डिस्पोजेस हुआ है इंडिया। सर let us have God the final word. Let the God pronounce his final word. बहुत जल्दीबाजी मत करिए। चलो अल्लाह मियां आ गए। मैं तारिक फतेह साहब का तो मैं जवाब नहीं देता हूं, बेचारों के पास बड़ा महदूद। अगर रिस्पॉन्ड करें तारिक फतेह साहब, मैंने आपसे पूछा आपने क्या किया अफगानिस्तान के अंदर, आपने नहीं बताया। मैंने आपको बताया कि हमने बहुत हेल्प किया है। क्या किया? नजर नहीं आता आपको। अच्छा ठीक, हमने बहुत, मैं गिना रहा हूं, आप बता नहीं रहे। तारिक फतेह जी, 4 मिलियन अफगानी रेफ्यूजीज हमारे पास होस्ट हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्यूजी होस्ट इज पाकिस्तान। विष्णु जी मैं आ रहा हूं। तारिक फतेह की आवाज है। आप इसको माल खा रहे हैं, उनको इस्तेमाल करके बड़ा माल खाया सर आपने। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, आपने आजादी के ठीक 3 महीने बाद 700 पश्तूनों को दरिया के सामने बरबरा के नाम स्लॉटर किया आपने। आप ये नहीं कर सकते कि वो हटा दें वहां से। आपने जो जुल्म अपने लोगों पे किया, आप कह रहे पार्लियामेंट बनाने की, वहां आपके अपने से तो पार्लियामेंट बन नहीं सकती। आपने उठा के अपने लोगों का कत्लेआम किया, ना सिंध में, ना बलोचिस्तान में, ना फ्रंटियर में। मैं आपको बताऊं, आप पंजाबी फोबिया का शिकार है और मैं उसका पंजाबी फोबिया की नहीं, आप शर्मिंदा अपनी मां बोलिए। आप पंजाबी फोबिया का शिकार हैं। पंजाबी फोबिया क्या? आई एम पंजाबी माई सेल्फ एंड आई डोंट फील अशेम्ड स्पीकिंग इन पंजाबी। आपकी तो ये मुश्किल है हिंदुस्तान से दुश्मनी और उनकी जबान अडॉप्ट करनी। आपने आप एक चैनल पे एक कैसेट कैसे चला लेते हैं? मैं कैसे चला लेते हैं? आपके सामने नजर आ रहा है आपकी। मैं बिल्कुल आप बेशरम बेहया टाइप के लोग हैं। विद सम यू आर ashamed ऑफ योरसेल्फ। आई विश यू कुड। क्या आर्गुमेंट चाहिए आपको? पाकिस्तान का वजूद, आपका प्रॉब्लम पाकिस्तान का वजूद चाहिए आर्गुमेंट। उसने नाम बदल लिया आपने बांग्लादेश। पाकिस्तान कहां से आ गया? हमने बांग्लादेश का जख्म सहा है। हम कहां से आ गए? 1971 पाकिस्तान, ठीक है। 2021 पाकिस्तान। हामिद साहब जख्म आपने ही दिया था वो। अब आप अपने आप को खंजर मारे तो दुनिया क्या करेगी? विष्णु प्रकाश जी, अभी जो बात हुई, विष्णु प्रकाश जी को ला रहा हूं डिबेट में। विष्णु प्रकाश जी, मैंने पूछा आपने क्या किया अफगानिस्तान के लिए, आपने उनका जवाब सुना, और हमने क्या किया उसको वो कहते हैं कि हम तो प्लेग्राउंड बना रहे थे अफगानिस्तान को अपना। साहब से मैं बड़े आदाब से सिर्फ एक चीज पूछ सकता हूं कि शायद अवाम को तो पता होगा, जो अवाम है या तो वो अवाम को भी पता नहीं है। अब अफगानिस्तान में अवाम को अगर पूछा जाए कि आपका किरदार क्या रहा है और हमारा किरदार क्या रहा है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। हमने इन्वेस्टमेंट की है साहब, हमने इन्वेस्टमेंट की है। हमने दहशतगर्दी में इन्वेस्टमेंट नहीं की है, हमने अवाम में इन्वेस्टमेंट की है। जो हमने किया है वो वहीं छोड़ के आए हैं हम। और जो आप कह रहे हैं, जब आपके वजीर आजम कहते हैं कि अफगानिस्तान की गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं, तो क्या लोगों की तो नहीं टूटी है ना? लोगों की पैरों की तो गुलामी की जंजीरें पड़ गई हैं। जो तालिबान की गुलामी की जंजीरें टूटी हैं, जो आपके पास कैद में थे, उनको आपने आजाद करके उन पे छोड़ दिया है। और लोग तो, महिलाएं और खातूनें और बच्चे तो चिल्ला रहे हैं, वो तो भाग रहे हैं। तो आप देखें कि इंसानियत के नाते, हामिद साहब इंसानियत के नाते देखें आप, बाकी छोड़ दीजिए, पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम सब छोड़ दीजिए, इंसानियत के दायरे से देखें कि अगर जो अफगानिस्तान में हो रहा है, खुदा न करे आपके मुल्क में होने लग जाए तो क्या हाल होगा।
एक संबित जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद अब्दुल समद। संबित जी, मैं सिर्फ देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, यहाँ हामिद जी पत्रकार हैं, हामिद जी ने कहा कि बड़ा ये खाना खिला रहे थे अफगानिस्तान के लोगों को, प्लेग्राउंड बना रहे थे, न जाने और क्या क्या बना रहे थे। ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्होंने इस्तेमाल किया है। जो पैसा अफगानिस्तान के लिए आता था यूएस से, यूएन से, ये सारा इन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया है। अफगानिस्तान के नाम पे इन्होंने खाना खाया है, कटोरा लेके ये गए हैं हर जगह कि अफगानिस्तान के नाम पे दे दे, और खुद उन्होंने उस पैसा का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान ने किया, एक ढेले का नहीं अफगानिस्तान के लिए। दूसरा मैं बता दूं, यहां पर देखिए, यहां पर ये क्या खाना, नहीं सुनिए हामिद साहब, आप क्या खाना खिलाएंगे? ये इकोनॉमी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का नौबत है, मैंने अभी पढ़ा डॉन अखबार में, मैं भी भेजता हूं प्रोड्यूसर को डॉन अखबार का भी। गधे बेचकर पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ये गधे बेचकर बोलने से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, सब स्टैंडर्ड लगता है। पाकिस्तान इज सेलिंग डोंकीज to in fact see to it that its economy runs, ये लिखा हुआ है डॉन में। अब मैं भी भेजता हूं प्रोड्यूसर को, अभी आप प्रोड्यूसर चला देना जरा इसको भी। और देखिए, ये चाइना कर रहे थे अभी। चाइना और पाकिस्तान का रिश्ता तो ढाबा इन्वेस्टमेंट वाला है। ये सीपेक में वो चाइना अपने फायदा के लिए सीपेक बनाएगा, और ये जो पाकिस्तान वाले ढाबा खोल के बैठे हैं वहां पे, वो बगल में ढाबा खोल के उनका सर्व करते रहते हैं। अभी टीटीपी ने वो चाइनीज को भी मारा था, तो उसके बाद ये आईएसआई के चीफ वहां भी दौड़ के गए थे चाइना में माफी मांगने के लिए। उइगुर मुसलमान पर ये चाइनीज एक इंटरव्यू में पूछ लिया गया था महमूद कुरैशी से, मुंह चुप हो गया था। उइगुर मुसलमान पे पूछने पे कुरैशी साहब बोलते, डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन, डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन। ये मुसलमानों का भला चाहते हैं, ये किसी का भला नहीं चाहते साहब। ये केवल आतंकवादी संगठनों को पनपा करके भारत को कैसे बर्बाद करना है, इनका एकमात्र यही लक्ष्य है। अब्दुल समद साहब, देखिए, मैं वैसे तो आपके चैनल को तो ये क्रेडिट जाता है कि नो डाउट कि आपका चैनल जो है ना, वहां पे संबित पात्रा साहब भी मुझे बड़े इंटेलेक्चुअल नजर आना शुरू होते हैं, क्योंकि बड़ी हेल्दी डिबेट होती है। लेकिन एक बात पे बड़ा एतराज मैं करूंगा, और इस पे मुझे ये हैरत हो रही है कि तारिक फतेह साहब क्यों खामोश हैं। जब आप गधों को, क्या मतलब गधा कोई जानवर, कोई ऐसा जानवर है, कोई इतना नीच जानवर है कि जब आप गधों की बात करते हैं तो आप इस तरह से उसको धुतकार रहे होते हैं कि जी वो गधा बेच रहा है, जी गधा बेच रहा है। वो नीच कह रहा है, गधे तो महान है। ये गलत बात है। अगर आप जानवरों में भी इस तरह से तज़ीक करेंगे तो तारिक फतेह साहब को तो यहाँ पे एनिमल राइट्स के लिए खड़ा होना चाहिए। नाराज मत होइए आप, ऐसे वो डॉन में छपा हुआ है कि पाकिस्तान इज सेलिंग डोंकीज टू प्रमोट इट्स इकोनॉमी। गधों को क्या हो गया बोल रहा है? नहीं, हम तो गधों को तो क्या। अब्दुल समद साहब, आप गलत समझे ना, अब्दुल समद साहब गलत समझे। ये तोहमत गधों पर नहीं थी, तोहमत ये आपकी सरकार पर थी, पाकिस्तान पे थी। नहीं, एक सेकंड, जब आप मतलब अगेन अगर एनिमल राइट्स की बात करेंगे तो मैं तारिक फतेह साहब बैठे उनसे पूछ लेते हैं, तारिक फतेह साहब से पूछ लेते हैं कि क्या ये गलत है? ओह माय गॉड, एनिमल राइट्स, ये डिबेट तो ऐतिहासिक डिबेट हो गया पूरे विश्व में। बताइए, गधों की राइट्स के लिए मैं जरा व्यूअर्स के लिए बता दूं। देखिए संबित पात्रा ने बोला कि पाकिस्तान गधे बेचकर अपनी इकोनॉमी सुधारना चाहता है। इस पर अब्दुल समद साहब ने एतराज किया कि आप एनिमल राइट्स के खिलाफ बोल रहे हैं। जी सर बोलिए। मैं ये कहूंगा, मैं सौरभ ये कहूंगा, मैं ये सौरभ सिंपल सी एक बात ये कहूंगा कि पाकिस्तान की संबित पात्रा साहब को ना शायद ये है कि थोड़ा मेरी स्टडी करना चाहिए थोड़ा सा, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया की 50th स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। 150 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर लेस देन पाकिस्तान इकोनॉमी। पहली चीज। दूसरी बात, की बात है, मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं, आप प्लीज खुद बोलने दे, मैं बात सब कर दूंगा। तारिक साहब 30 सेकंड के बाद आप कंप्लीट करें। हम ये कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ टॉयलेट। व्हाट्सएप पे है, कहीं व्हाट्सएप पे आतंकवादी भी मत भेज देना आप। तारिक फतेह देखिए, गधे पाकिस्तान से ले जाके चीन और चीनियों के पेट के अंदर जा रहे हैं। ये पहले उन गधों को पाकिस्तान में बकरी का गोश्त समझ के भी बेचा गया। अब हम रह गए तो गधों के साथ ज्यादती हो रही है। मैं ये पाकिस्तान की ज्यादती नहीं कह रहा। डोंकीज ऑल्सो हैव राइट्स। आपने उठा के उनको कह दिया जो चीज आती है चाइनीज खा रहे हैं, वहां राइनोसोरस खा रहे हैं, हिप्पोपोटामस खा रहे हैं,
चूहे को जिंदा जला के खा रहा है, वो हमारा दोस्त है। एक जगह हम कहते हैं हलाल गोश्त और ये सब, दूसरा गधा दे रहे हैं खाने के लिए जो हराम है। अरे गधे पर बहुत बहस हो गई सर, गधे पर बहुत 5-7 मिनट बहस हो गई, तो आप चूंकि समय कम रह गया इसको आगे बढ़ाते हैं। आपको मैं एक और बात बताऊं, वेस्ट अफ्रीका से भी गधे गायब है, चाइनीज खा गए सारे गधे। अच्छा। नाइजीरिया में गधे नहीं बचे, जहां इस्तेमाल उनका होता है उनकी, अब मैं क्या बताऊं। अच्छा, ऐसे तो गधे के साथ बहुत कुछ होता है। अच्छा नहीं, ऐसे तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं सरकारी मकान में नहीं रहूंगा, उसको भी किराए पे चढ़ा दो। मुझे पता नहीं वो कहां रहते हैं। आप एक इमरान खान अगर एज ए फॉर्मर कुछ नहीं पता है, उसे माफ कर दीजिए। पाकिस्तान इमरान खान के नाम है हाँ बोलिए, अब तो समझ बोलिए, उनकी पार्टी क्या बोलिए। हाँ बोलिए। चलिए देखिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक शादी हुई थी और उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी है ब्रिगेडियर, उनकी बेटी की शादी हुई थी। उनको आपने बड़ा प्रोपेगेंडा किया वहां पे कि भाई वो जनाब उसको कमर्शियल बेसिस के ऊपर रेंट कर दिया गया, ऐसा हरगिज नहीं है। अब अगर आपके मिलिट्री सेक्रेटरी जिसकी एनेक्सी खुद वहीं पे है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर है ब्रिगेडियर की, तो अगर उन्होंने शादी कर ली तो उसमें क्या हर्ज हो गया है। बाकी अगर आप ये समझ लें कि कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस रेंट के ऊपर अवेलेबल है, ये तो हरगिज नहीं ऐसा। मैंने तो सर आपने खाम का क्लैरिफिकेशन दे दिया, मैंने तो सवाल ही नहीं उठाया, मुझे तो पता ही नहीं था कौन ब्रिगेडियर किसकी शादी, ये तो आपने अभी जानकारी दे दी हमको, नहीं मुझे नहीं मालूम था। ये तो जो हमने अखबारों में पढ़ा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट सर, ये जो अखबारों में हमने पढ़ा है कि इमरान खान ने कहा इसको किराए पे चढ़ा दो, इमरान खान ने कहा कि प्रेसिडेंट हाउस को दो किराए पे, लोगों के लिए खोल दो, ये बातें उन्होंने कही है ना। इट वाज गाड़ियां बेच दो। नहीं, एक सेकंड, ये जो प्रेसिडेंट हाउस का बैंक्वेट है ना, वो इंट्रा मिनिस्ट्री, यानी कि कोई मिनिस्ट्रियल, कोई एजुकेशन मिनिस्ट्री है या वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, वो उनका बैंक्वेट यूज करना चाहती है, तो वो उनके लिए है। ये नहीं है कि वो जनाब उठ के किसी शादी देखिए ये सारी बातें होती नहीं है, गधों की बात, प्राइम मिनिस्टर हाउस की बात, प्रेसिडेंट हाउस, वो जब अभी हामिद साहब जब ने ये बोला कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है पाकिस्तान, वहां से ये बात निकल करके आई, वरना मेरा कोई भी मंशा नहीं थी कि मैं इस ओर जाता। इकोनॉमी की बात है जी। अच्छा, मेरा अंत में मेरा सवाल है, मैं चाहूंगा एक बार विष्णु प्रकाश जी बोले, पात्रा साहब क्लोजिंग कमेंट दें। विष्णु प्रकाश जी, मुझे बताइए कि अभी इकोनॉमी की बात छिड़ी है, हम कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। अब अफगानिस्तान में पाकिस्तान का इतना दखल होने के बाद मैं खास तौर पर इन्हीं दोषों के बारे में पूछता हूं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान का जो अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि जो इनकी आर्थिक स्थिति है वो तो सब जानते हैं। ये इनको बार बार लेने पड़ते हैं पैसे इधर उधर से। 60 से 65% इनकी जो बजट है वो सिर्फ डेट सर्विसिंग और आर्मी के चलाने में लग जाता है, तो ये हकीकत है। अब जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है, अफगानिस्तान में उन्होंने जंग तो लड़नी आती है उनको, हक्कानी ग्रुप को दहशतगर्दी तो करनी आती है, क्या उनको सरकार चलानी आती है? अगर सरकार चलानी आती है तो उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे उनके पास है नहीं जी। ठीक। तो अब ये लगता है कि चीन, जो खबरें आ रही हैं कि चीन $31 मिलियन का असिस्टेंस देगा, और दुख की बात यह है कि उसके बाद होड़ लग जाएगी। जो पश्चिमी देश हैं वो कहेंगे कि ओह ये तो चीन का प्रभाव पड़ गया। तो ये होड़ के चक्कर में ये जो पैसे रोके हुए हैं, ये पैसे देने शुरू कर देंगे। ठीक है। और जो एक्सपीडियंसी है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, एक्सपीडियंसी के तौर पे ये रिकग्निशन भी बहुत, या मान्यता जो भी है बहुत जल्दी दे देंगे। अच्छा सर, मैं आपको सर समय कम है, आपको बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं। पात्रा साहब से मैं क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं कि भारत के लिहाज से अब इस वक्त तक जो भी तस्वीर अफगानिस्तान की सरकार की, पाकिस्तान के रोल की सामने आ चुकी है, हमारे मेन कंसर्न्स क्या हैं? देखिए सौरभ जी, एक बात याद रखिए, अनादिकाल से एक सत्य है कि अराजकता, अफरा तफरी और आतंकवाद कभी भी आनंद नहीं दे सकती है। अंततोगत्वा उसको एक्सपोज होना ही है, और जो उसको पालेगा उसको ध्वंस होना है। जहां तक भारत का सवाल है, देखिए स्वाभाविक रूप से एक कश्मीर को लेकर जिस प्रकार से इनका सपना रहा है, ये पुनः कोशिश करेंगे कि वहां एक ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स का जो प्रिंसिपल है इनका, ये ऑपरेशन टोपास के अंतर्गत ये फिर से उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे जी। मगर जो इन्होंने अभी पाकिस्तान के लिए कहा था कि दिस इज 2021 पाकिस्तान कभी नया नहीं हो सकता है, मगर इस बीच एक नया भारत उभर चुका है। दिस इंडिया इज 2021 इंडिया। सर्जिकल स्ट्राइक भी पाकिस्तान को याद है और एयर स्ट्राइक भी पाकिस्तान को याद है। तो प्रयास कितना भी पाकिस्तान कर ले,
इंडिया अब क्या कर सकता है यह पाकिस्तान भी जानता है। मैं समय नहीं है, मैं जवाब जरूर लेना चाहता हमारे पाकिस्तानी मेहमानों का। सर माफी चाहता हूं, मैं जानता हूं जेन्युइनली आपको जवाब मिलना, मौका मिलना चाहिए, बट आई डोंट हैव टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा जी, विष्णु प्रकाश जी, तारिक फतेह साहब, अब्दुल समद साहब, हामिद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखी कुरुक्षेत्र में बहस। अब वक्त हो गया इस वक्त की हेडलाइंस का। चलते हैं पंकज भार्गव के पास। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।